दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे होंगे मुझे ऐसी उम्मीद है और मैं भी बहुत अच्छा हूँ ये आपको बता देता हूँ। आशा है आप लगातार अध्ययन कर रहे होंगे। मित्रों आज हम तोमर वंश को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं एमपीपीएससी मेंस के पेपर फर्स्ट के पार्ट ए में हिस्ट्री दिया हुआ है हमारे सिलेबस में और यूनिट 2 मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित है, जिसमें प्रमुख राजवंश जो मध्य प्रदेश से संबंधित है हम पढ़ रहे हैं। वैसे तो तोमर वंश दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा इत्यादि क्षेत्र में भी शासन करने के लिए जाना जाता है, लेकिन हम ग्वालियर का तोमर वंश यहाँ पढ़ेंगे। आप समझ गए दोस्तों? बिल्कुल। तो ग्वालियर का तोमर वंश, जैसा कि मैंने एक छोटा सा मैप बनाया है, ये एरिया है इसका शासन का। आप जहाँ संभव हो अपने उत्तर में मैप देने की कोशिश करें। ये अन्य लोगों से हमें भिन्न बनाता है। प्रत्येक वंश को पढ़ने के समय वही एक महत्वपूर्ण बात, कहाँ से मिलती है जानकारी। तो मित्रों तोमर वंश की जानकारी साहित्यिक स्रोत की यदि बात की जाए तो गोपांचल आख्यान, ये खड़ग राय की एक रचना है। इसे खड़ग राय की वंशावली भी कहा जाता है। सबसे प्रामाणिक विवरण, प्रामाणिक रहेगा यहाँ पर, मैंने मात्रा, सबसे प्रामाणिक सोर्स तोमर वंश की जानकारी का गोपांचल आख्यान है। फिर हीरामन मुंशी द्वारा रचित ग्वालियर नामा, घनश्याम पंडित द्वारा रचित तारीख ए नामा और जलाल हिसार द्वारा रचित तारीख ए ग्वालियर। तो ये साहित्यिक स्रोत है जिसमें आप एक तो कम से कम याद रखेंगे, और वो कौन सा है? वो है खड़ग राय की वंशावली, जिसे गोपांचल आख्यान भी कहा जाता है। अब यदि हम पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो पहेवा अभिलेख, जो कि हरियाणा से मिला है, इसमें भी ग्वालियर वंश की जानकारी मिलती है। ग्वालियर का तोमर वंश की जानकारी मिलती है। गंगोला ताल जो अभिलेख है ग्वालियर का, इससे भी हमें जानकारी मिलती है दोस्तों। और रोहतासगढ़ का अभिलेख जो संभवतः बिहार में है, वहाँ से हमें जानकारी प्राप्त होती है तोमर वंश की। मित्रों अब आप सोर्स को याद कर लिया है। अब हमेशा की तरह हम आ जाते हैं बाकी के प्रश्नों पर, जैसे ये कौन थे, कब शासन किया, कहाँ शासन किया। तो कब शासन किया, इसके लिए तो मैं आपको बता दूं 12वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक शासन किया था तोमर वंश ने। ठीक है दोस्तों, 12वीं शताब्दी आपको पता है। दिल्ली सल्तनत 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में स्थापित हो चुकी थी। इससे पहले चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान दिल्ली पर शासन संचालन कर रहे थे और मोहम्मद गोरी तराइन के युद्ध होते हैं, वो घटनाक्रम आपको पता है। लगभग उसी समय यहाँ के प्रारंभिक शासकों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। मित्रों पहेवा अभिलेख में तोमर वंश के प्रथम ज्ञात शासक जाउल का विवरण मिलता है। आप नोट करते चलिए साथ साथ। जाउल नामक शासक पहले ज्ञात शासक माने जाते हैं तोमर वंश के। और ऐसा माना जाता है कि जब दिल्ली में चौहान वंश का शासन समाप्त हुआ तो तोमर वंश का शासन जब कमज़ोर पड़ा, चौहान जब वहाँ पर आए थे, तो उसके बाद वाले शासक ग्वालियर आ गए थे। आपने अनंग पाल के बारे में तो पढ़ा होगा, तोमर वंश का शासक था जिसने दिल्ली की स्थापना की थी। आपने पढ़ा होगा निश्चित रूप से, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो जब अनंग पाल का शासन दिल्ली पर था, इसके बाद चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान शासक बने
तो अनंगपाल के बाद वाले शासक ग्वालियर में आ गए थे और ग्वालियर के तोमर वंश की स्थापना उन्होंने की थी। तो हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो हमें इतना ही पढ़ना है। यहाँ आ जाइए, कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं मैंने यहाँ पर तोमर वंश की आपके लिए लिखी है। इनका राज चिन्ह था वराह, राजधानी थी ग्वालियर, समय था 12वीं से लेकर 16वीं सदी तक। प्रमुख शासकों की बात करें तो वीर सिंह देव, डुगरेंद्र सिंह, मान सिंह, विक्रमादित्य, जिसमें मान सिंह तोमर का तो आप बहुत बार सुन चुके होंगे। आगे हम बात करेंगे एक एक करके सभी शासकों की। मित्रों, ये जो ऊपर मैंने जानकारी लिखी है इससे आप विस्तारित करने की, पल्लवन करने की अपनी क्षमता का परिचय देते हुए आंसर राइटिंग करेंगे। जैसे यदि राजचिन्ह वराह है तो इससे आप क्या समझते हो कि ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, क्योंकि वराह कौन थे? वराह विष्णु के अवतारों में से एक है। भगवान विष्णु के जो अवतार हुए थे, दशावतार, उसमें से एक है वराह अवतार। तो ये तोमर वंश वैष्णव धर्म के अनुयायी माने जाते हैं सामान्यतः। तो इस प्रकार से आप अपनी पल्लवन करने की क्षमता को लगातार बढ़ाते रहिए। ये मुख्य परीक्षा के लिए नितांत आवश्यक मानी जाती है। वीर सिंह देव की यदि हम बात करें, 1394 से लेकर 1400 तक इनका शासनकाल रहा है। ये एक महत्वपूर्ण तोमर वंश के शासक थे और इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है तोमर वंश का। और कौन से तोमर वंश का? ग्वालियर के तोमर वंश का। ये याद रखें आप। हम मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश पढ़ रहे हैं तो हमें पूरा विस्तार से दिल्ली हरियाणा के क्षेत्र में शासन करने वाले तोमर वंश के शासकों को नहीं पढ़ना है, हमें मध्य प्रदेश के संदर्भ में ही अध्ययन करना है। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, आपको पता है ये 1394 से लेकर 1414 तक, है ना, तुगलक वंश का शासक था ये। तो उससे अपने आप को स्वतंत्र किया था वीर सिंह देव ने, याद रखना आप। ग्वालियर से शासन का संचालन किया था, शासन का केंद्र ग्वालियर को बनाया था। रचनाएं देखो आप वीर सिंह देव की। वीर सिंह अवलोकन, अपने ही नाम से रचना लिख दी, वीर सिंह अवलोकन, यानी खुद का अवलोकन किया, उसने खुद को देखा। आप भी अपने ऊपर अवलोकन करके रचना कीजिए। मैं भी लिखूंगा आनंद अवलोकन। इसके बाद दुर्गा भक्ति तरंगिनी भी वीर सिंह देव की रचना है। अब दोस्तों, ये लाइन आपको पल्लवन करने के लिए क्या क्या चीज़ें बता रही है। जब भी आप वीर सिंह देव लिखेंगे 2 मार्कर में तो ये बहुत ज़्यादा जानकारी हो गई, इससे कम ही आपको लिखना है। लेकिन आप यदि 7 मार्कर में लिखने वाले हो इस प्रकार से तो क्या लिखोगे? अगर रचनाएं हैं इसका मतलब वह एक शासक ही नहीं, साहित्यकार भी था। ठीक है, साहित्य में उनकी रुचि थी। और फिर रचनाएं बता दो कि ये रचनाएं हैं। देखो यहाँ आगे लिखा भी है, संस्कृत व आयुर्वेद का विद्वान, आयुर्वेद के विद्वान भी थे वीर सिंह देव। मुझे पूरी उम्मीद है आप वीर सिंह देव के बारे में 4 फैक्ट आराम से याद कर पाए होंगे। पहला है, नसीरुद्दीन महमूद से स्वतंत्र किया स्वयं को, वास्तविक संस्थापक तो ये है ही सही। ग्वालियर को उन्होंने शासन संचालन किया, राजधानी से आप बना लोगे। रचनाएं वीर सिंह अवलोकन व दुर्गा भक्ति तरंगिनी, और आयुर्वेद का विद्वान भी था संस्कृत के साथ साथ वीर सिंह देव। शासनकाल याद रखना 1394 से 1400 तक। जो इम्पोर्टेंट शासक होते हैं उनका शासनकाल हमें याद रखना अच्छा होता है हमारे लिए। अब हम वीरम देव तोमर की बात करेंगे। मित्रों, खिज्र खान ने आक्रमण किया था वीरम देव पर, लेकिन वीरम देव उस आक्रमण को असफल करने में सफल रहे थे। ठीक है, आप समझ गए हैं। खिज्र खान कौन थे? आप जानते हैं, सैयद वंश के संस्थापक थे और सैयद वंश दिल्ली पर शासन करने वाला सल्तनत का एक वंश था। तो मुझे उम्मीद है वीरम देव के बारे में पहला फैक्ट तो आपको याद हो ही गया। आगे चलते हैं। हुशंग शाह ने तोमर वंश पर आक्रमण किया था। वीरम देव उस समय शासक थे और उस आक्रमण में वीरम देव की मृत्यु हो गई थी। मित्रों, ये याद रखेंगे आप।
अब बीरमदेव का क्या क्या योगदान था? अगर स्थापत्य की हम बात करें तो मितावली मंदिर में शिवलिंग बनवाया। अब ये बताओ मुझे कि मितावली मंदिर किसने बनवाया था? चलो दिमाग पे लोड मत लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। देवपाल ने बनवाया था। पिछले पिछले वीडियो में मैंने कवर किया है, ठीक है। देवपाल कौन से वंश का शासक था बताओ, कमेंट करो कमेंट। साहित्य की हम बात करेंगे तो दरबारी नयन चंद्र ने हमीर महाकाव्य लिखा। हाँ, स्थापत्य में अंबिका मंदिर में सभा मंडप भी इन्होंने बनवाया था। साहित्य में क्या क्या योगदान है वीरमदेव का? दरबारी थे नयन चंद्र नामक व्यक्ति, इन्होंने हमीर नामक महाकाव्य व रंभा मंजरी की रचना की। अब ये काफ़ी कठिन है याद करना, मैं जानता हूँ, क्योंकि फैक्ट याद नहीं होते हैं, पर आप अगर बार बार वीडियो को देखेंगे तो याद हो जाएंगे आपको। हिंदी का विकास इनके समय हुआ और सिंहोनिया अभिलेख में इनकी जानकारी मिलती है, जहाँ हिंदी में इन्होंने विक्रम संवत 1462 उत्कीर्ण करवाया है। बीरमदेव के बाद हम बात करेंगे डुगरेंद्र सिंह की। डुगरेंद्र सिंह तोमर वंश के शासक थे, ये तो आप जानते ही हो। और मित्रों ये जैनुल आब्दीन के समकालीन थे, जो कि कश्मीर के शासक थे, जैनुल आब्दीन, ठीक है मित्रों। दरबार में विष्णुदास व रईधू, सही लिखा मैंने, ये मत सोचो कि क्या लिख दिया है, रईधू नाम था उसका। जैन धर्म को आश्रय देने के लिए भी ये जाना जाता है डुगरेंद्र सिंह जी को। आप आराम से 2 मार्कर में लिख देना इसको, 2 मार्क्स क्वेश्चन। कीर्ति सिंह को देख लो साहब, आ जाइए कीर्ति सिंह जी। जौनपुर के हुसैन शाह शर्की को हरा देते हैं। हिंदू सुरत्राण सोनगिरी में जैन मंदिर निर्माण। हिंदू सुरत्राण ये तो उपाधि है इनकी, और सोनगिरी में जैन मंदिर बनवाया इन्होंने, यानी ये धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। ये तीनों फैक्ट आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। जैसे जौनपुर के हुसैन शाह शर्की को हराया, इसका मतलब है यह सैन्य कुशलता के परिचायक, सैन्य क्षमताएं थी, अच्छे सेनापति होंगे तभी तो हराया होगा जौनपुर के हुसैन शाह को। सेना संगठित थी, प्रशिक्षित थी, मजबूत थी। ऐसे विस्तार किया जाता है, ऐसे पल्लवन किया जाता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। हम इस पर पूरी क्लास लेंगे, जब यूनिट ख़त्म हो जाएगी तो हम आंसर राइटिंग की 2 एक क्लास लेंगे अपन, समझ गए? आप बने रहिए। कल्याणमल, इनकी एक रचना है सुमेल चित्त, इसके अलावा कोई काम नहीं है इनका। बाकी 2 नंबर में आएगा तो आप कैसे लिखोगे? तोमर वंश का एक शासक था, मानसिंह से पहले बना था, ऐसा तो नहीं लिखना, मानसिंह से पहले बना था। इनकी रचना थी सुमेलचित। तो आप क्या बताओगे? साहित्य का संरक्षण, अपने पूर्वजों से जो साम्राज्य मिला उसका सफल शासन संचालन वगैरह किया था इन्होंने। और बगल में अपन चाहो तो ऐसे करके बना देते हैं ना एक मैप, ठीक है। मानसिंह तोमर, मित्रों मानसिंह तोमर बहुत चर्चित शासक हैं तोमर वंश के, और इनको इम्पोर्टेंट कर लो आप। अगर तोमर वंश के से जो अगर क्वेश्चन बनता है तो मानसिंह तोमर फेवरेट रहेंगे। रोहितासगढ़ अभिलेख से मानसिंह तोमर के बारे में जानकारी मिलती है। यह एक कला प्रेमी और संगीतज्ञ थे, लोधी शासकों के समकालीन थे, ठीक है, लोधी वंश के समकालीन था। आप टाइम मैच कर लो, देख लो, ये समझ में आ गया होगा। जब अपन इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्थापत्य की बात करें, मान मंदिर बनवाया, गुजरी महल बनवाया, सहस्त्रबाहु मंदिर बनवाया। क्या क्या बनवाया? मान मंदिर खुद के नाम पर, खुद मानसिंह थे ना इसलिए मान मंदिर। गुजरी महल, एक गुजरी थी मृगनयनी, उनसे इनको प्रेम हो गया था तो उनके लिए महल बनवा दिया था गुजरी महल। और सहस्त्रबाहु मंदिर, अब ये सहस्त्रबाहु मंदिर को लेकर अलग अलग जगह अलग अलग जानकारी मिलती है। हो सकता है इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया हो, है ना, लेकिन सहस्त्रबाहु मंदिर में भी इन्होंने योगदान दिया था, ठीक है। वैसे सहस्त्रबाहु मंदिर का निर्माण कलचुरी शासकों, क्या बोलते हैं उसको, ग्वालियर पे जो कछवाहा शासक थे उन्होंने करवाया, ऐसा विवरण मिलता है। जो भी हो, एक क्षेत्र पे अनेक वंश आते हैं, अपने पदचिन्ह छोड़कर चले जाते हैं। उसी क्रम में मानसिंह तोमर ने भी
सास बहू मंदिर में निश्चित रूप से योगदान दिया होगा। मृगनयनी प्रेम प्रसंग मानसिंह तोमर से संबंधित है, याद रखें आप। इनकी रचना थी मान कौतूहल, यह संगीत का एक ग्रंथ है मित्रों। ठीक है, ठीक है। ध्रुपद गायन शैली का आविष्कार किया था मानसिंह तोमर ने, और इनके दरबारी बेजू बावरा थे, बहुत महान संगीतज्ञ थे बेजू बावरा। विक्रमादित्य फिर शासक बनते हैं मानसिंह तोमर के बाद। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की तरफ से लड़ रहे थे ये बाबर के खिलाफ, और इनका निधन हो गया था। आप पढ़ेंगे जब लोदी वंश पढ़ेंगे, पानीपत फर्स्ट पढ़ेंगे तो, कि इब्राहिम लोदी के साथ साथ तोमर वंशी शासक विक्रमादित्य भी पानीपत के प्रथम युद्ध में मारे गए थे। और अंतिम शासक था राम सिंह। मुझे उम्मीद है याद रखेंगे आप इसको। एक बार रिकैप करते हैं। तोमर वंश ग्वालियर के क्षेत्र में शासन करने वाला एक वंश है। सोर्स बता देना, गोपाचल आख्यान खड़गराय की वंशावली से बोलते हैं, ये तो याद ही रखना, गोपाचल आख्यान बहुत इंपॉर्टेंट। फिर तारीख ग्वालियर याद रख लेना, जलाल हिसार की, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आप स्वतंत्र हैं, सभी याद रखो तो अच्छी बात है। पहेवा, गंगोला ताल और रोहतासगढ़, इन तीनों अभिलेखों से भी जानकारी मिलती है। फिर ये जाउल पहला शासक था। प्रमुख शासकों में वीर सिंह देव, डुगरेंद्र सिंह, मान सिंह और विक्रमादित्य ये थे। राजचिन्ह वराह था जो वैष्णव धर्म का अनुयायी होने का प्रमाण देता है। वीर सिंह देव की हम बात करते हैं तो इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कार्यकाल 1394 से 1400 तक था, हमने पढ़ा, बाकी आप देख लेना रचनाएं वगैरह। फिर बीरमदेव बनते हैं। खिज्र खान ने असफल आक्रमण किया था। फिर हुशंग शाह का आक्रमण में बीरमदेव की मृत्यु हो जाती है, और इन्होंने मितावली मंदिर में शिवलिंग की स्थापना करवाई थी। मितावली मंदिर, ठीक है। अंबिका मंदिर में सभा मंडप बनवाया था, 64 योगिनी में था। साहित्य की बात करें तो दरबारी नयन चंद्र थे। रंभा मंजरी की रचना करी, हमीर महाकाव्य लिखा जिन्होंने। आगे बात करें डुगरेंद्र सिंह की, तो आपको पता है डुगरेंद्र सिंह जैनुल आब्दीन के समकालीन थे। विष्णु दास व रईधु इनके दरबार में थे। कीर्ति सिंह तोमर ने जौनपुर के हुसैन शाह शर्की को पराजित किया था। हिंदू सुरत्राण उपाधि ली थी, और सोनगिरी में जैन मंदिर बनवाया था कीर्ति सिंह जी ने। मुझे उम्मीद है इतना याद कर लिया होगा। कल्याणमल ने सुमेल चित्र रचना करी थी। मानसिंह तोमर 1486 से 1516 तक रहे थे। ये इम्पोर्टेंट शासक है, रिवीजन कर लो। कला प्रेमी संगीतज्ञ लोधी शासकों के समकालीन थे। मान मंदिर, गुजरी महल, सहस्त्रबाहु मंदिर में भी इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया था, क्योंकि बनवाया नहीं था, बनवा तो पहले ही गया था वो। मृगनयनी प्रेम प्रसंग था। रचना मान कौतूहल, क्लियर है पॉइंट, ओके। विक्रमादित्य बने थे शासक जो इब्राहिम लोधी के साथ पानीपत के युद्ध में मारे गए थे। फिर अंतिम शासक राम सिंह था तोमर वंश का। तो मित्रों, आप हमारे साथ जुड़े, तोमर वंश के बारे में अध्ययन किया। मुझे उम्मीद है आप नोट्स बना रहे होंगे। वीडियो को पॉज करके आप आराम से लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा कंटेंट नहीं है इसमें, लेकिन जितना है बहुत प्योर है, बहुत आवश्यक है। इतना तो कम से कम करके ही जाना है आपको। और फिर वही अपनी पल्लवन की शक्ति विस्तारित करके कैसे लिखना है, कैसे सजाना है, जिस पर भी हम क्लास लेंगे। और जल्द ही शेष अन्य जो कंटेंट है दूसरे पेपर्स से रिलेटेड, उनको भी मैं डालने वाला हूँ। आप बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।